एक ऐसा फूल जिसका प्राइस एक बहुत बड़े घर के बराबर, एक ऐसा फूल जिसके ट्रेड ने पूरे देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन और मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस ला दिया। यहाँ तक कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट को इसकी ट्रेड पर बैन लगाना पड़ा। सबसे बड़ा एंड सबसे इंसेन फाइनेंशियल बबल, द ट्यूलिप मेनिया। पर क्या ये सच में इतना बड़ा था, और इट वाज ऑल जस्ट अ क्यूरेटेड हाइप? Let's decode. In the 17th century, the Dutch Republic, now known as the Netherlands, was going through a golden age. Economic prosperity, global trade and cultural boom ने Dutch Republic को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया था। And ये हुआ था mainly Dutch East India Company के powerful trade networks and maritime strength की वजह से। 1600s में craftsmen, nobles and merchants काफी पैसा कमा रहे थे। A skilled craftsman earned about 300 guilders a year, जो आज के टाइम के approximately $73,200 होते हैं। और इसी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए लोग आर्ट, exotic items and rare tulips खरीदने लगे, especially the broken tulips with colorful virus-induced patterns, जो एक rich status symbol बन गया। By 1630s, tulips इतने valuable हो गए थे कि एक rare bulb जैसे कि Semper Augustus 6,000 guilders का मिलने लगा था, जो approximately आज के $14,64,000 होते हैं। और ये प्राइस उस टाइम के एक skilled worker की 20 साल की सैलरी या एम्स्टरडैम में बहुत बड़े मैंशन के प्राइस के बराबर था। और वाइसराय ट्यूलिप का प्राइस 3,000 से लेकर 4,200 गिल्डर्स हो चुका था, मतलब एक स्किल्ड वर्कर की एनुअल इनकम से 10 गुना ज्यादा। ये बल्ब्स एक स्टेटस सिंबल बन गए थे और ट्रेडर्स इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग करने लगे। नाउ ट्यूलिप ट्रेडिंग वाज़न्ट जस्ट अबाउट ग्रोइंग फ्लावर्स, इट बिकेम अ फुल ब्लोन बिजनेस। ये एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मार्केट बन चुका था। ट्रेडिंग मोस्टली टैवर्न्स के बैकरूम्स में होती थी। नवंबर 1636 में एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें बायर्स 3.5% देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे। ये एक ऑप्शन स्टाइल सिस्टम था जिससे डाउनसाइड रिस्क कम हो गया एंड स्पेकुलेशन काफी बढ़ गया। Now 1636 तक ऑलमोस्ट 350 लोग, जिनमें मोस्टली रिच मर्चेंट्स एंड स्किल्ड लोग थे, ट्यूलिप के कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने और बेचने लगे। ट्रांजैक्शंस मोस्टली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। फिजिकल बल्ब तब नहीं मिलता था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी मंथ्स बाद होती थी एंड सिर्फ 2.5% एडवांस देना होता था। एंड दिस वाज यूजुअली कैप्ड एट 3 गिल्डर्स, जो आज के $732 होते हैं। इस अमाउंट को वाइन मनी भी कहते थे। क्योंकि ये सब डेफर्ड पेमेंट एंड लेवरेज पे चल रहा था, इस इजी क्रेडिट सिस्टम के थ्रू प्राइस राइज की होप में लोग एक्सपेंसिव बल्ब्स क्रेडिट पर खरीदने लगे। ये सोचकर कि प्राइस गिर भी गया तो छोटी सी पेनल्टी देकर कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने जॉब्स भी क्विट कर दे, यहाँ तक कि अपनी एसेट्स भी मॉर्गेज कर दी। Now this gave birth to greed among people, due to which they took huge risks. Hi, Mrs. Sierra. How are you? Oh hi, how's the labor going? All going fine. You know, Viceroy Tulip contract just sold for 4,000 guilders yesterday. I have picked up 3 new ones and only paid 3 guilders each for them. And by spring the prices will shoot up even more. It's like turning flowers into gold. Mrs. Sierra, you paid 4,000 guilders for a flower. There's 13 years of my wages. And you only had to pay a small fee up front. That's the magic, my friend. If the prices rise, I make a fortune. And if they don't, I walk away with 3.5% penalty. All rewards and almost no risk. If everyone is thinking like this, then what happens to the seller at the end? What happens if nobody shows up to buy? Oh, come on. The demand is never going to stop. People are selling cows, goats, and even silver for tulips. One Semper Augustus bulb even sold for the price of a mansion by the canal. Sorry to say this, Mrs. Sierra, but when people start to sell their houses for a flower, something is seriously wrong with them. Oh, shut up. You just can't think like a rich person. You poor people will never grow out of poverty. दिसंबर 1636 से लेकर फरवरी 1637 तक स्विट्जर ट्यूलिप की प्राइस 12x हो गई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ने 3 मंथ्स में 20x का जंप लिया। ऑर्डिनरी ट्यूलिप्स जो पहले कुछ गिल्डर्स में बिकते थे, अब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जा रहे थे। जनवरी 1637 में प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स फार्म्स, एनिमल्स एंड बैरल्स ऑफ वाइन के बदले में एक्सचेंज हो रहे थे। देयर इज अ मिथ दैट ट्यूलिप के कॉन्ट्रैक्ट्स 12-13 बार रीसेल होते थे बिफोर द एक्चुअल डिलीवरी डेट, बट सच्चाई ये है कि 3 से 5 बार ही रीसेल होते थे। नाउ जस्ट like it is said, everything that goes up has to come down. It was time for the tulip to go down. 3rd February 1637 को despite the price cuts, हार्लम के ऑक्शन में buyers appear नहीं हुए। Prices plunged by over 90% in days, with some bulbs losing nearly all value. Market अचानक freeze हो गया, contracts default हो गए और कुछ ही हफ्तों में हजारों गिल्डर्स के bulbs की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई। सेलर्स के पास सिर्फ ट्यूलिप्स रह गए, कोई खरीदने वाला नहीं था। इससे पूरे देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया एंड बैंक्स फेल हो गए। नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पीक पीरियड के ऑलमोस्ट सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डिफॉल्ट या डिस्प्यूट हो गए थे, लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने उन्हें कैंसिल करने के लिए 10% या सिर्फ 3.5% पेनल्टी के ऑप्शंस दिए थे। हेवी लॉसेस के बावजूद ना कोई बैंक कोलैप्स हुआ, ना मास बैंकरप्सीज हुई और ना ही कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि इनमें ट्रेड करने वाले लोग मोस्टली रिच मर्चेंट्स थे, ना कि लोअर क्लास। तो जितना लॉस हुआ वो उसे अब्सॉर्ब कर पाए एंड डच इकोनॉमी आगे भी ग्रो करती रही। नुकसान हुआ था, लेकिन उतना नहीं जितना रीटेलिंग यानी कि इंसिडेंट को दोबारा सुनाते वक्त बताया गया। मोस्ट ऑफ द obnoxious statements and the extravagant numbers came during the retellings, and people for the longest time believed them to be true. Tulip mania was a much less devastating economic bubble when compared to the South Sea, Mississippi or the 1929 crashes, which we will be covering in our next videos. Tulip crash के बाद सबने futures and derivatives trading में clear legal rules की जरूरत समझी, लेकिन डच गवर्नमेंट ने कोई तुरंत बैन या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं लगाया। इकोनॉमिक्स के लिए ये एक पहला एग्जाम्पल था जहां मार्केट प्राइस फंडामेंटल वैल्यू से अलग चला गया था। ट्यूलिप मेनिया अब इरैशनल मार्केट बिहेवियर एंड फोमो जैसे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का क्लासिक एग्जांपल बन चुका है। इसने ग्रीड एंड हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट एक कल्चरल वार्निंग भी थी। फिर भी डच इकोनॉमी स्टेबल रही एंड ट्यूलिप ट्रेडिंग नॉर्मल हो गई, प्रूविंग कि हर बबल का मतलब कोलैप्स नहीं होता। दिस मेनिया शोड द वर्ल्ड दैट हाउ एक्सट्रीम अ ह्यूमन्स प्रोपेंसिटी फॉर स्पेकुलेशन कैन बी। ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस आज भी कई ट्रेडर्स का सबसे बड़ा हर्डल है, और ये केस हमें इसी से बचने का बहुत अच्छा एग्जांपल देता है। डू टेल अस इन द कमेंट्स if you knew about Tulip Mania, and if yes, what were your misconceptions? We will meet again. Till then, trade safe and don't forget to subscribe Delta Exchange.